सजोर पहनता, उड़ाल पहनता। सबसे पहले नैनपुर के पावन धरा को नमन करते हुए, यहाँ के माटी को सेवा जोहार करते हुए, गोंडवाना युवा सम्मेलन में उपस्थित सम्मानीय हमारे अतिथिजन सभी को मेरा सादर सेवा जोहार है। साथ ही इस कार्यक्रम में उपस्थित गोंडवाना के क्रांतिकारी साथी, गोंडवाना आंदोलन के क्रांतिकारी साथी, बुद्धिजीवी युवा साथी, समाज को दशा दिशा देने वाले सम्मानीय पितृशक्ति, मातृशक्ति, युवा शक्ति, युवतियां, आप सबको मेरा सादर सादर सेवा जोहार है। आज का जो विषय है, जो युवाओं का सम्मेलन में युवाओं के माध्यम से समस्त हमारे जो सामाजिक संगठन के मुखिया हैं उनको भी आमंत्रित किया गया था। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने दादा मरकाम के दिशा अनुसार मार्गदर्शन पे एक महापंचायत बुलाया था 2013 के पहले। उस महापंचायत का उद्देश्य था, जो अभी हमारे युवा लोगों ने कुछ बिंदु रखे, ये सारे बिंदुओं पर एक महापंचायत के माध्यम से तमाम छत्तीसगढ़ के जो सामाजिक संगठन है, गैर समाज के भी लोग को आमंत्रित किए थे, ताकि गोंडवाना के बारे में उनका क्या विचार है। गोंडवाना, जैसे कि अभी पृथक गोंडवाना राज्य की बात कर रहे हैं, पृथक गोंडवाना राज्य के बाद हम कुछ चुने हुए जनजाति समाज इस बात को समझ रहे हैं। गोंडी भाषा की विवाद कि 5वीं अनुसूची में गोंडी भाषा को अगर स्थान नहीं दिया गया है, तो इसको हम अनुभव कर रहे हैं कि ये 5वीं अनुसूची में नहीं देने का क्या कारण, क्या और भी समाज हैं जो इसके बारे में, गोंडवाना, पृथक गोंडवाना राज्य के बारे में, गोंडी भाषा को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करने के बारे में उनका क्या राय मशुरा है, या उनका क्या अपना सहयोग है। जैसे हमारे पूर्व वक्ता बोल रहे थे, हमारे युवा साथी काफी बहुत सारे को बात को रखे, जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी हल्बा ट्राइब्स हैं, कहीं ना कहीं हमारे यहाँ उनका भी अलग से भाषा है और वो भी अपनी भाषा की बात करते हैं। मेरा सीधा सीधा ये है कि जो हम युवा सोच रहे हैं, क्या जनजाति युवा भी इस बारे में सोच रहे हैं क्या, और भी जनजाति के। मैं उसका एक उदाहरण देना चाहूंगा। चूंकि मैं जिस क्षेत्र से आया हूं, भारत के संविधान में विशेष जनजातियों के लिए उस क्षेत्र को आरक्षित किया गया था जो भारत के देश के आजादी से पहले रहा, जिसको हम 5th शेड्यूल के नाम से जानते हैं, 244(1) के नाम से जानते हैं, जिनका अपना एक विधि विधान है। जब बात आई कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र को पूर्ण रूप से परिपालन की, तो उस समय और भी जनजाति वहां रहे, वो उनका विरोध कर रहे थे, जिसमें से ट्राइबल के भी जो जनजाति रहे, ट्राइबल की जनजाति ना, वो भी विरोध करने पे खड़ा हो गए कि 5th शेड्यूल नहीं लागू होना चाहिए। निश्चित ही ये कार्यक्रम जो हो रहा है, ये संगोष्ठी के माध्यम से उनके बुद्धिजीवी, हमारे जो सामाजिक के साथ साथ और भी समाज के बुद्धिजीवी हैं, उनके साथ बैठ के परामर्श करने की जरूरत है, और उसके माध्यम से हम उसको बाहर लाएं। जैसे आज हम बाहर करके अंदर बैठेंगे तो उसका रिजल्ट है बहुत अलग होने वाला है। साथियों, ये पृथक गोंडवाना राज्य, जैसे अभी बोल रहे थे ना हमारे हल्बा समाज के साथी, वाकई में एक नारा जो हमारा उद्देश्य रहा है, एक नारा जो हमारा टारगेट रहा है, गोल रहा है कि भाई हम इस नारे को एक परिणाम तक ले जाएं, ये आज सिर्फ क्या हो गया, हंसी का पात्र हो गया। ये दूसरों के द्वारा नहीं, ये हमारे अपने के द्वारा। मैंने कहा ना कि अगर हम जितने भी सामाजिक संगठनों की उनके उद्देश्य
उनका जो उद्देश्य है, उनका क्या उद्देश्य है, समाज के संगठन का क्या उद्देश्य है, और जो हम बात करें दादा हीरा सिंह मरकाम ने जो बात किए थे, या गोंडवाना जो समग्र विकास क्रांति आंदोलन का जो उद्देश्य है उससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में सेम हमारे समाज के लोग आज तक गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन को नहीं समझ पाए, तो गोंडवाना राज्य या गोंडवाना भाषा को 8वीं अनुसूची में लागू करें, ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ही समझ रहा है, जो दादा हीरा सिंह मरकाम और दादा मोतीराम कंगाले जी का, क्योंकि राजनीति का और साहित्य का दोनों का जो जुगलबंदी था वो आज हमारे समाज के लोग नहीं समझ रहे हैं, तो युवा लोग भी नहीं समझ रहे। साहित्य वो चीज है जिसको दादा मोतीराम कंगाले जी ने एक मोती की तरह फिरो के रखे थे, और दादा मरकाम ने उसको गांव-गांव तक पहुंचाया। मैं ऐसे जगह से हूं दादा ने पैदल जाके और पूरा बस्तर संभाग जो 150 किलोमीटर की परिधि में घूमा है, उस परिधि में साइकिल में जाके हमारे जैसे युवाओं को बस्तर से आप सबके बीच में लाने का अगर श्रेय है तो मोतीराम कंगाले दादा हीरा सिंह मरकाम को है, जो सबसे ज्यादा गाँव को नापा। जंगलों को पहाड़ों से हमारे जैसे युवाओं को अगर निकाल के लाए हैं तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये दोनों महा पुरुषों का बहुत बड़ा योगदान था। हमने जो आज यहाँ पर एक सम्मेलन के माध्यम से हमारे समाज के लोगों को, बुद्धिजीवी जिसको हम बोलते हैं, उनको टटोलने का जो काम किए, हम आज से 6 साल 7 साल पहले एक मंच तैयार किए थे। सर्व आदिवासी समाज के बुद्धिजीवियों से हमारा उठना बैठना विगत 10 साल से चल रहा है। हमारे यहाँ पिछड़ा वर्गों का भी एक मोर्चा है जो प्रदेश स्तर पे पूरा छत्तीसगढ़ में चलते हैं, उनके साथ भी हमारा उठना बैठना चला। उनके प्रदेश अध्यक्ष के साथ हमने कई मंच साझा किए और रोड की लड़ाई भी लड़े। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र की बात कहे, एट्रोसिटी एक्ट की जब बात की है, तब उनको लगा कि यार मरकाम, हम लोग भी बीजेपी के दामन में रहे, कांग्रेस के साथ काम किया, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ये कभी नहीं किया। क्योंकि गोंडवाना आंदोलन व्यापक है, गोंडवाना का जी या सेवन अगर हम समझ गए तो निश्चित ही कोई भी समाज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना के सांस्कृतिक आंदोलन और गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन का विरोध नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। हम ये नहीं समझ पाए कि गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन क्या है। हमारे भाई साहब बोल के चले गए, वो बोल रहे थे ना कि कैसे इसको हम पूरा करेंगे, क्या है आधार स्तंभ। हम कभी इस पर चर्चा नहीं किए। तो दादा ने गांव-गांव जाकर हमारे जैसे पढ़े लिखों को कहा कि बेटा ये चीज पढ़ लो, समय पर ये काम आएगा। शायद हम नहीं कर पाए। हमने लिख दिया है गोंडवाना युवा सम्मेलन और गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन, ये कितने बिंदु पर आधारित है, कितना आधार स्तंभ है, आप सब खड़े होकर बता दीजिए कितने बिंदु पर है। आप बिंदु का गिनती बता दीजिए, कितने बिंदु पर समग्र क्रांति आंदोलन का आधार स्तंभ है। 7 बिंदुओं पर है दोस्त, समझना है ना भाई, है ना। 7 बिंदुओं पर। ये 7 बिंदु क्या है? जब हम जनजाति लोगों के पास, हमारे पास इसराइल भाई खान भी है ना, हम कई ऐसे मुस्लिम समाज के पास भी जा रहे हैं। कई जनजाति समाज है जो इस देश में निवासरत है, उनके पास हम जाते हैं तो हम G7S के बारे में बात करते हैं, उसके बाद सारा चीज छन कर आता है। हमने समाज के पास भी गए, समाज को भी रखे। पहला बिंदु है हमारा शिक्षा। क्या वर्तमान शिक्षा से हम अपनी संस्कृति, हमारे आंदोलन को हम लोगों तक परोस पाएंगे? क्या हम उनको क्रांतिकारी बना सकते हैं? वो क्रांतिकारी नहीं जो पीला पटका सिर में बांध गए, दिल में कुछ और है, ऐसा नहीं। क्रांतिकारी का मतलब है कि मिशन को समझे, और मिशन का मतलब होता है कभी टूटने वाला नहीं। लोग पहले भी बोलते थे हीरा सिंह मरकाम अपने लिए काम कर रहा है, दादा तो नहीं रहे ना, क्या अपने लिए काम करके चले गए? तो इसका मतलब है कि मिशन को हमने समझा नहीं। गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन एक मिशन है। जब तक हम मिशन को नहीं समझेंगे, ये जितने भी हम बात कर रहे हैं ना, नहीं होगा, नहीं होगा। ये शिक्षा पे, क्या वर्तमान शिक्षा हमारे अनुरूप है? तो नहीं है, तो इस पर हम कितना काम कर रहे हैं। मोटा मोटा बात करूंगा, ज्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। दूसरा है स्वास्थ्य।
अब स्वास्थ्य पे आप चलिए, अगर हम फिजिकली स्ट्रांग नहीं है तो मानसिक रूप से हम स्ट्रांग नहीं हो सकते। मैं LLB किए हुए लोगों के साथ पढ़ता हूँ, ब्रिलियंट लोगों के साथ, कर्मचारी है ना, ठीक है, ऐसे लोगों के साथ। और मैं तो कलेक्टर लोगों को जमीन में बिठा लाऊं, वो व्यक्ति हूँ जो राहिल सिंह काम के चलते कलेक्टर लोगों को नीचे में बिठा के मैंने हमारे पुरखों के द्वारा बनाए हुए संवैधानिक व्यवस्था को मनवाया हूँ। हमको किसी ने ऐसी नहीं दिया है, हमारे पुरखों ने उस व्यवस्था को बिना कहे मनवाया है। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत। आज तो हम बोल रहे हैं, तब भी संविधान में व्यवस्था और संविधान में आर्टिकल और संविधान में सप्लीमेंट्री नहीं जोड़ रहे। तो जब तक हम फिजिकल रूप से स्ट्रांग नहीं रहेंगे तब तक मानसिक रूप से क्या रहेंगे, कमजोर रहेंगे। इसने दादा ने कहा कि इस समाज में बौद्धिक क्रांति की जरूरत है और मानसिक गुलामी कब खत्म होगा, जब हम बौद्धिक रूप से क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे। शारीरिक रूप से तो मैं देख लिया है बहुत कमजोर है हम लोग। उम्र को पूछेंगे तो उम्र के अनुरूप उनका बॉडी लैंग्वेज नहीं है, ना हाइट नहीं। ये दूसरा बिंदु है। तीसरा बिंदु है संस्कृति। जिस हम संस्कृति की बात करते हैं, जिस गोंडी भाषा को 8वीं अनुसूची में रखने की बात करते हैं, क्या वो अन्य समाज भी इस बात को समझता है? हम 13 दिन की बात करते हैं, हम रूढ़ी प्रथा की बात करते हैं। क्या जनजाति में हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 42 जनजाति है, क्या वो 42 जनजाति हमारे 5वीं अनुसूची है भारत के संविधान में जो रूढ़ी प्रथा है, भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 13(3) का है, उसका पालन करने की बात करता है? संस्कृति सिर्फ नाचना गाना या हम अपने परिधान में रहते वो नहीं है। संस्कृति का व्यापक अर्थ है। आप खाते कैसे हो, आपका गोगो कैसे होता है, आप किस प्रकार से परिधान पहनते हो, आप कहाँ कहाँ क्या व्यवस्था मानते हैं, जिसको हम दादा ने कहा कि हमारा कर्म जो व्यवस्था है वो 3 व्यवस्थाओं से संचालित होता है, जिसको हम संस्कृति में समाहित कर सकते हैं, जिसको भारत के संविधान में 13(3) कहा गया है, रूढ़ी और प्रथा। ये रूढ़ी और जो प्रथा है ये बहुत बड़ा ताकत है हमारे लिए। क्या उस चीज को अन्य समाज भी समझता है? ये संस्कृति है। आपका रोटी बेटी का लेन देन है जिसमें गोत्र व्यवस्था छुपा हुआ है, टोटम व्यवस्था छुपा हुआ है, बहुत सारी चीजें जो संस्कृति के अंतर्गत आता है। क्या तीसरा बिंदु पे पूरा सामाजिक संगठन है, या जो भी समाज यानी आदिवासी समाज की बात करने वाले सामाजिक संगठन हो, चाहे आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार की बात करने वाले सामाजिक संगठन हो, गैर सामाजिक संगठन हो, इवन राजनीतिक संगठन भी संस्कृति पे, रूढ़ी प्रथा पे आपके साथ है या इस बात को मानने के लिए तैयार है? ये दादा के समग्र विकास क्रांति आंदोलन में समाहित है। ये संस्कृति है तीसरा सब्जेक्ट, तीसरा विषय। चौथा है सामुदायिक जीवन दर्शन। क्या है सामुदायिक जीवन दर्शन? हर गांव व्यवस्था में वो व्यवस्था समाहित है। हम एक दूसरे के परिपूरक हैं, चाहे वो ओबीसी समाज हो, चाहे एससी समाज हो, चाहे एसटी समाज हो। यह है सामुदायिक जीवन दर्शन। शायद आपके यहाँ नहीं होता होगा, हमारे यहाँ अगर एससी समाज का भी शादी है, हमारे यहाँ अगर पांगर व्यवस्था है, अगर हमें गोंडवाना की व्यवस्था में हो तो पांगर व्यवस्था में है, तो हर समाज के शादी ब्याह में हम सबको न्योता देते हैं, इवन उस समाज के लोगों को भी हम सेवा देते हैं। ये सामुदायिक जीवन दर्शन है। ये जो छूत की बात करते हैं, ये जो हमको तोड़ने की बात करते हैं, वो गोंडवाना की व्यवस्था में नहीं है। न दादा हीरो सिंह बड़काम या गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन की व्यवस्था में तोड़ने और जोड़ने का व्यवस्था नहीं था साथी। ये चौथा विषय है। अब उसमें बहुत सारा चीजें जो अगर उसको डिफाइन करूं तो टाइम लगेगा। सामुदायिक जीवन दर्शन में एससी समाज हो, ओबीसी समाज हो, बकायदा सब हम छठी मन्नी ब्याह संस्कार में जाते हैं, उनका सहयोग करते हैं। ये हमारी अपनी व्यवस्था है, जिसको भारत के संविधान में एक विशेष संवैधानिक दर्जा दिया गया है, जिसको हम रूढ़ी प्रथा कहते हैं। सामुदायिक जीवन दर्शन के चलते मेरे ऊपर मामला दर्ज होता था। संस्कृति की हम बात कर रहे थे ना, मैं बस्तर से बिलोंग करता हूं, बस्तर से बिलोंग करता हूं, जहां पे कोई भी संस्कृति बगैर जनजाति क्षेत्र में तो
प्रचार कर ही नहीं सकते। भारत के पूरे जो सामान्य क्षेत्र है वहां पर आर्टिकल 19 काम करता होगा, लेकिन जनजाति क्षेत्र में आर्टिकल 19 में 5 और 6 जब जुड़ जाता है तो भाई का लाल नहीं है जो राम वन पथगमन जैसे कार्यक्रम चलाए या राम रामायण करवाए। मैंने कलेक्टर को बिठाना था, एक ही समय में एक ही जगह में 2-2 FIR हुआ है और 55 से ज्यादा धाराएं मेरे ऊपर मामला दर्ज हुआ है। 100 से ज्यादा धारा मेरे ऊपर लागू धाराएं मामला दर्ज हुआ है FIR हो। जब इस पर मैंने शिक्षा मंत्री पर मैं सामुदायिक जीवन दर्शन का एक प्रैक्टिकल बता रहा हूं। हमने महाविद्यालय का प्रेम प्रकाश पांडे था जो छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा मंत्री रहे थे, महाविद्यालय का ओपनिंग करने के लिए फीता काटने के लिए नहीं दिए थे, मजबूर कर दिया था। एसपी और कलेक्टर अभी बता रहे थे ना कि भाई यहाँ पे भीड़ की जरूरत नहीं, सिर्फ भीड़ने वाले मुश्किल से 25 लोग रहे हैं और जमीन में बिठा के हमने एक ही चीज कहा, भारत के संविधान में जो व्यवस्था है उसको आप मानते हो? अगर मानते हो तो आप आर्टिकल को पढ़ के देखिए और उससे बात बताइए। मैंने कहा अब ये वो क्षेत्र है जहां पर जमीन बगैर ग्राम सभा के और बगैर भूमिका के जिसका गांव है गायता पटेल के बगैर हम 1 इंच जमीन भी सरकारी प्रयोजन के लिए काम नहीं करवा सकते। जिस दिन अब महाविद्यालय हुआ उस दिन जमीन कौन दिया था? गांव वाले दिए थे। तो मैं वहां पर क्या किसको बुलाया? पटवारी को। मैंने कहा राजस्व अमला है जो आपके सरकार का काम करता है, पटवारी को पूछा कि ये जमीन जहां पर है महाविद्यालय बनाया है वो जमीन कौन दिया है? तो बोले ग्राम पंचायत सालेभान। ठीक है, RI को बुलाया, फिर तहसीलदार को बुलाया, फिर SDM को भी बुलाया। ये तीनों अमला या तो गलत होंगे या तो फिर भारत के संविधान को नहीं मानते। मैं कहा साहब जब पंचायत का भी काम होता है तो बाथरूम लेट बाथरूम भी बनाते हैं ना, शौचालय का गड्ढा भी खनेंगे। अगर वो गांव का जमीन है, ग्राम सभा का जमीन है तो बगैर प्रस्ताव ग्राम सभा के गड्ढा भी नहीं खोद सकता। ये अधिकार है 5वीं अनुसूची क्षेत्र। उसी के चलते मैंने गांव में बिठा दिया था कलेक्टर को। वीडियो होता है ऐसे वीडियोग्राफी, वहां पर एक साहू था, जो हमारे साथ काम करता है, प्रताप साहू। सामने आके उन्होंने बात रखा और मैं बकायदा उनको आवाज करता था। मैं बोला कि ये मेरा गांव नहीं है लेकिन ग्राम सभा ने मुझे आमंत्रित किया है, बकायदा लेटर देके कि आप ग्राम सभा के इस कार्यक्रम में आप आमंत्रित है और बोलने के लिए आप सक्षम है, मैंने वो काम कर रहा। साहू जी ने उस बात को बताया। हमने मरकाम जी को बुलाया है और मरकाम जी हमारे गांव की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बात रख रहे हैं। तो मैंने कहा कि OBC समाज का व्यक्ति है साहू जी, आप लोग यहाँ पे गलत डेफिनेशन देते हो कि यार ये आदिवासी लोग का कुछ भी करते हैं। कलेक्टर साहब बैठे थे, मुश्किल से 20 लोग रहे। एडिशनल SP बहुत परेशान थे, डग्गा ला दिए थे। मैं कहा चलो यार चाह ले जाने लगा। बोले यार मरकाम जी गड़बड़ हो, जमीन जब हम गांव वाले दे सकते हैं तो पीटा नहीं काट सकते क्या? नींव खुदाई के समय गांव का गाय था, वहां पर नारियल तोड़ा था। ये प्रमाण राजस्व विभाग दिया, मैं नहीं, राजस्व विभाग दिया। जिसका विरोध कौन कर रहा था? गांव कर रहा था कि भाई प्रेम प्रकाश पांडे होता कौन है जिसका यहाँ पर ना पैसा लगा है ना इसका जमीन गया है, तो कौन है भैया पिता काटते हैं? ये सामुदायिक दर्शन है जो दादा हीरा सिंह मरकाम के गुणवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के कौन सा बिंदु है ना? समग्र विकास क्रांति आंदोलन के G7 यश को हमको रखने की जरूरत है। उसके बाद हम आ जाते हैं, अगला बिंदु है स्वरोजगार। हम चर्चा कर रहे थे बंटी भाई वगैरह और इधर जनपद सदस्य। मैं कहा यार सरकार भी बना लेंगे, हम लोग भी जिला पंचायत है, फंड आता है ना, ठीक है। बोले स्वरोजगार के लिए ठेकेदार नहीं है हमारे पास, हम ठेका आजकल ठेका प्रथा हो गया, या कोई पंचायत नहीं कर रहा है तो पंचायत में योग्य व्यक्ति वो चलाए। स्वरोजगार का मतलब होता है कि भी आर्थिक रूप से अपने पैरों में सक्षम व्यक्ति। क्या हमारे पास यहाँ कितने बिल्डर्स लोग हैं? थोड़ा मैं प्रैक्टिकल कर लूँ, कितने बिल्डर्स लोग हैं जो बिल्डिंग बनाते हैं? वो मेरा प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा का किसान नेता किशोर नेता, एक और है भाई साहब, 2 लोग दिख रहे हैं। 2023 में विधायक बनने वाले हैं। सरकार तो छोड़िए, एक विधायक का 1 करोड़ से ज्यादा का बजट है और कितना बिल्डिंग बनवाएंगे तो कौन बनाएगा बिल्डिंग? बताओ कहाँ? अरे हमारे रावण जी भी हैं जिला पंचायत के, है ना?
उनको भी मालूम है हमारा फंड का उपयोग करवाने के लिए हमारे व्यक्ति नहीं है, कैसे चलेगा। ये दादा ने बहुत बड़ा आंदोलन को गांव गांव जाके इस बिंदु को रखे हैं और वो भी क्रमबद्ध। मैं मेरा खुद का टेंट हाउस था, मेरा टैक्सी चलता था ट्रैक्टर का। दादा के साथ जब चलना चालू किया 2010 27 मई 2010 को मैं सामाजिक से नहीं गोंडवाना गठबंधन पार्टी के बैनर दले और दादा के गोंडवाना गठबंधन पार्टी में मैं जुड़ा था। उसके बाद सामाजिक काम चालू किया। पार्टी में आने के बाद दादा बोलते थे ये लड़का कहते इतना उतना घूमता है, तो दादा को बाद में पता चला कि इसके पास टेंट हाउस है, इसके पास वेल्डिंग दुकान है और मैं मछली पालन का भी काम करता हूँ। जहां जो पैसा बन जाए कर दो, चलते फिरते। हमको सीखने के लिए भी और 4 आदमी को ले जाने के लिए हम सक्षम नहीं है, तो फिर हम कैसे कहीं की व्यवस्था को हम सुनी सुनाए बातों को एक मंच से परोस नहीं सकते जब तक आप धरातल में उस जगह नहीं जाओ। हम सबको अच्छा लगता है गोंडी भाषा, गोंडवाना राज, पृथक गोंडवाना राज, 5वीं अनुसूची क्षेत्र 13(3) का। तो ये स्वरोजगार पर 6वां बिंदु था शांति सुरक्षा। क्या कोई गांव आज शांत है? नहीं है। क्या कोई घर आज सुरक्षित है? नहीं है। अरे भाई भाई को तोड़ दिया, इसलिए दादा ने नारा लगाया था। कांग्रेस भाजपा वालों ने क्या किया, गांव गांव को फूट किया, घर घर को फूट किया। ये दादा के नारों में ही वो सारा चीज समाहित है। दादा के पास इतना वक्त नहीं था कि दादा उसको डेफिनेशन बताए, उसका परिभाषा बताए। क्योंकि देवरावन भलावी जी है, बहुत ऐसे हैं जो पढ़े लिखे लड़के हैं, पढ़े लिखे आ रहे हैं, नौकरी के बाद भी अच्छा बात रख रहे हैं। तो ये सारी चीज को शायद एक्सप्लेन कर सके। अगर कहीं गलत लग रहा है तो दादा को बोल सके कि दादा आप ये बनाए क्यों, मुझे लग रहा है ये गलत है, तो उस पर चर्चा होता, जो आज नहीं हो रहा है, ना कल भी नहीं हुआ था, ना आज भी नहीं हो रहा है। शांति सुरक्षा, आज बेटियों के साथ बलात्कार होता है तो गांव में कोई भी व्यक्ति पकड़ नहीं पाता जब तक पुलिस के पास 15 दिन या महीना दिन के बाद क्या नहीं जाता है, संदेश नहीं जाता है। बताइए, हमारे यहाँ बस्तर में तो दयनीय स्थिति है। पहले एक गांव की व्यवस्था मैं थोड़ा बता दूं। गांव में घुसने से पहले नल में टहलने वाली महिला भी कहीं घुस जाती थी तो पहले पूछते थे, क्योंकि गांव का एड्रेस किसी को नहीं मालूम, घर का एड्रेस नहीं मालूम था, तो किसी न किसी को पूछते थे। ये दर्शन है जिसको हम अनपढ़ बोले या बुलाया गया, ये दर्शन है। या तो ये खेत की ओर जा रहे महिलाएं होती थी, या लकड़ी, या कोई ना कोई काम करने वाले महिला या पुरुष को जब पूछा जाता था कि ये गांव में फलाने व्यक्ति का घर कहाँ है, तो पहले वो घर का नाम बता देता था या उस व्यक्ति का नाम बता देता था। क्या नहीं बताता था, बोलता था कहाँ के हो, अरे आप कहाँ के हो, क्यों पूछ रहे हो, ये सारा चीज पहले पूछते थे, उसके बाद बताते थे। अरे एक व्यक्ति के पास वो सारा बायोडाटा पहुंच गया था। कल के दिन में उस घर में कुछ भी हो जाए, ये कल के बनाए हुए पुलिस प्रशासन ये आपकी व्यवस्था के लिए नहीं है दोस्त। ये जितने भी लोकतंत्र व्यवस्था में जो बना के हमारे ऊपर लाते हैं, चाहे राजस्व विभाग हो, चाहे फॉरेस्ट विभाग हो, चाहे आबकारी वाले हो, सब ये हमको हमारे ऊपर जबरदस्ती लादा जाने वाला कर्मचारी है। ये नहीं बताएंगे आप, लेकिन उस व्यक्ति, उस सियान के, वह महिला हो या लड़के के माध्यम से वो घटने पर तुरंत पकड़ आ जाता, या घटना ही नहीं होता था। इसलिए दादा ने शांति सुरक्षा की बात कहा। आज घर घर में भाई भाई में टूट फूट है, बच्चे के साथ अगर कुछ हो जाए तो पति पत्नी बात करते हैं कि बड़े भाई के बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, तो पति पत्नी उसके जो चाचा चाची हैं बोलते हैं अच्छा हुई, पिछले दिन भाई सब बहुत झगड़ा हो रही, ऐसे ऐसे बोला थे, ओकर बेटी पढ़ा देते, बहुत डांट करते थे। ये स्थिति आए, इस दर्शन को समझ के काम करने की जरूरत है। बाकी जो बातें हैं, बाकी जो काम है, बाकी जो आंदोलन के जो परिणाम है, समग्र क्रांति आंदोलन के बगैर नहीं हो सकता। 6वां बिंदु के बाद 7वां बिंदु दादा ने रखा है। तो कई लोग बोलते थे कि दादा यार राजनीतिक व्यक्ति है, दादा पार्टी बना, और दादा ने उसको 7वां बिंदु में रख दिया, जिसका नाम है सत्ता। जिसका नाम है सत्ता। क्या हम सत्ता में हैं? क्या हमारा खुद का अपना सरकार है?
अगर नहीं है तो मैं थोड़ा सा ऊपर की ओर ले जाता हूं। क्या जितने बात हमने कहा है क्या वो व्यवस्था लागू हो सकता है बगैर सत्ता के? नहीं हो सकता। यहां 3000 से ज्यादा तो कमल मंडल वालों का है, ठीक है ना। कई ऐसे राजनीतिक संगठन है जिनका अपना अपना विंग है, तो आप कहां शिक्षा का आंदोलन चलाओगे? हमारे यहाँ घोटुल चल रहा है जिसमें केजी से बच्चों को पढ़ा रहे। एक दादा है जो नगरी धमतरी जिला है जो छत्तीसगढ़ में है, अभयारण्य का क्षेत्र है, वहां स्कूल संचालन हो रहा था। हमारे अपने क्षेत्र के विधायक सांसद उस स्कूल को बंद कराने पे लगे। समाज कितना धन संग्रह करेगा बताइए? शिक्षा, स्वास्थ्य, मेडिकल सुविधा की बात छोड़ दो। उधर हमारे रमन भाई साहब हैं, नेतागिरी अगर कर रहे हैं तो आधी रात को फोन आता है कि वहां पे ढंग से डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टर के साथ झगड़ा। अगर हमारा खुद का हॉस्पिटल होता तो बोल देते कि भाई हम हॉस्पिटल में जाओ, इलाज हो। ये सारे चीजों को करने के लिए मुझे लगता है बहुत टाइम लगने वाले हैं। हो सकता है हम कर ही ना पाए। ये जितने भी महासभा है, जितने भी हमारे गैर राजनीतिक संगठन है, इन सब के बीच में दादा मरकाम ने G7S की बात कहा। मुझे लगता है कम से कम उनको 20 साल से 23 साल लगा, तब कहीं गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन का नाम आया है। उससे पहले नहीं था। एक निचोड़ दादा ने दिया। हमारे युवाओं के लिए मैं थोड़ा सा संदेश दूंगा। हम सब युवा लोग पढ़ रहे हैं और कई संगठनों में बिना तर्क वितर्क के, बिना छानबीन के हम चले जा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि हम समाज को क्या दे रहे हैं? धोखा दे रहे हैं। मैं 42 का उम्र हूं, मेरी शादी नहीं हुआ है। जिस समय दादा मरकाम के साथ जुड़ा था उस समय 26-27 का उम्र था। जब मैं दादा के आंदोलन के बारे में सुना तो मुझे लगा कि दादा तो अभी कर रहे काम। जब मैं बस्तर के और अंदरों में गया तो बहुत से बहुत बुजुर्ग जो गोंडी को जानते हैं, जो अंग्रेजी के अल्फाबेट नहीं जानते, जो आपके हिंदी के अल्फाबेट नहीं जानते, लेकिन दादा मरकाम ने उस गांव में पहुंचा था जिसको आप सुनते होंगे अबुझमाड़। अबुझमाड़ में कोई भी ऐसे व्यक्ति, कोई भी ऐसे संसाधन नहीं घुसा था जहां दादा मरकाम का विचारधारा और दादा मरकाम पैदल गए थे। मैं 20 साल के बाद मुझे लग रहा था कि दादा अभी आंदोलन चला रहे हैं। आप सोच सकते हैं कब मैं वो जाना, जब गांव में गए, लोगों से मिला, तब मुझे लगा कि यार दादा मरकाम ने बहुत पहले से कर। हमारे यहाँ अखिल गोंडवाना गौड़ महासभा का कार्यक्रम हुआ था जो मध्य प्रदेश से गए थे, जो 12 में हुआ था। उससे पहले 1982 के आसपास, 1970 के आसपास हुआ था। तो दादा मरकाम स्टोरी बताते थे कि 10 किलोमीटर तक सिर्फ नाचने वालों की जो क्या था लाइन था, जो माधर में नाचते थे। जब मैं उधर गया तो पूछा तो बोले कि सही बोल रहे हैं। और उसको हमने देखा कब 2012 में जो कंटिन्यू आंदोलन चलता था, लाखों के लाखों पूरा देश के लोग कांकेर शहर में इकट्ठा हुए थे, जहां से मैं जिला पंचायत का सदस्य हूं, विधानसभा भी मैं वहां से लड़ता हूं। जहां पर राजनीतिक और सामाजिक संगठन की बात करें तो शीर्ष नेतृत्व करने वाले उस कांकेर जिले से है। चाहे अखिल गोंडवाना गौड़ महासभा की बात करें, चाहे आदिवासी विकास परिषद की बात करें, चाहे आपके भारत के स्वतंत्र भारत में आदिवासियों की नेतृत्व करने की बात करें और गौड़ समाज का सबसे ज्यादा MP देने की बात करें तो वो कांकेर लोकसभा है। गूगल बाबा से सब लोग पूछ सकते हैं अगर मैं झूठा हूं। गौड़ समाज कह रहे हैं, जो अरविंद नेताम थे वो 5 बार का सांसद रहे, उसकी पत्नी 5 साल रहे, उसके पहले भी गौड़ समाज से पुटई परिवार से थे, और वर्तमान में जो सांसद रहे सोहन पुटई वो 4 बार के सांसद रहे। बीजेपी से एक और सांसद रहे 5 साल के लिए, विक्रम उसेंडी। उसके बाद अभी फिर गौड़ समाज मंडावी परिवार से है। अने टोटल मुझे लगता है और भी जगह से होंगे, लेकिन जहां से मैं हूं, जिस जगह से मुझे स्टोरी खंगालना है, उस जगह से मैं देखता हूं तो पैदा होते ही अने देश पैदा हुआ 47 में और 53 के बाद जो संवैधानिक व्यवस्था जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं, और वो चुनाव प्रक्रिया से अगर गुजरी हो गई और गौड़ समाज का नेतृत्व उस जिला से गया साथी। ऐसे हमको बनना पड़ेगा। राजनीति से आपको मतलब नहीं हो तो कोई मतलब नहीं, लेकिन जानकारी रखना पड़ेगा। जब तक हम अपने समाज के बारे में जानकारी नहीं रखेंगे और समाज को तोड़ने वाले ऐसे संगठनों की कुंडली का ज्ञान नहीं होगा,
तब तक आपको नहीं सुनेंगे ना, नहीं मालूम। मैंने ओबीसी समाज, मैं 5 मिनट डालूंगा, ठीक है। पिछड़ा वर्ग समाज का एक आंदोलन चला था बस्तर संभाग से, 1 लाख लोग 150 किलोमीटर पद यात्रा किए थे। मुझे लगता है आज तक कोई भी समाज इस स्वतंत्र भारत में उतना बड़ा आंदोलन संवैधानिक अधिकार के लिए 150 किलोमीटर का 50,000 से ज्यादा लोग आंदोलन नहीं किए होंगे। उनके प्रदेश अध्यक्ष थे। 5 साल के बाद 6वां साल समझ में आया, जब मैं एट्रोसिटी को खत्म करने की बात करते थे तो उस पर मैंने बात रखा था। क्या एट्रोसिटी एक्ट के मसौदा को आपने पढ़ा है? अगर पढ़े हो मसौदा को तो बताइए। क्या कोई भी देश में संवैधानिक व्यवस्था लागू होता है तो क्या एक समाज का व्यक्ति उस संवैधानिक व्यवस्था को लागू करवाता है? खान भाई बताइए। सभी समाज के प्रतिनिधित्व एमपी के रूप में हो, चाहे एमएलए के रूप में हो, राज्यसभा के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं। सबके बीच में जो अभी बता रहे थे ना हमारे हलवा समाज के, जिन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था के संविधान विधायिका पर काम किया, उनको मालूम है सहमति के बहुमत की जरूरत होता है तब कहीं जाके कानून बनता है, या तो फिर वो कानून पास होता है। लोगों ने हमको बेवकूफ बना के रखा। तो मैंने एट्रोसिटी एक्ट की बात कहा और एट्रोसिटी एक्ट में उनको यह दिलासा दिया कि जब भी एट्रोसिटी एक्ट की बात करते हो, आज से 25 साल की बात पीछे चले जाइए, कितने ट्राइबल लोगों ने एट्रोसिटी एक्ट पर एफआईआर किया है बता दीजिए। जब कांग्रेस भाजपा बढ़ते गए, कांग्रेस भाजपा के राजनीतिक चाल चरित्र ठीक नहीं रहे तो वही लोग हमारे लोगों को जबरदस्ती जाके एफआईआर करवाते। नहीं तो हमको तो यार आज भी बस्तर में जाइए तो क्या है, संवैधानिक व्यवस्था अधिकार वो नहीं जानते। लड़ना है कि ये माटी के लिए, लड़ना है जंगल के लिए, तो वो मरने के लिए भी तैयार है। लेकिन संविधान की बात करोगे तो उनको पल्ला ही नहीं पड़ेगा। बोलोगे कि ये जंगल हमारा है, ये पानी हमारा है, तो वो समझ जाते हैं कि ये हमारा व्यवस्था है और इसके हम पूजने वाले देश के पैदा नहीं होने से पहले। जिसको हम लोग बोलते हैं, मैं माइक में भी बोलता हूँ, छठी नाम भारत नहीं पढ़ा था। जो बोल रहे थे 4 नाम ना, भारत और इंडिया नहीं पढ़ा था, तब के हम टेरिटरी एरिया वाले। तो ये हमको क्या सिखाएंगे? तो ये क्या है कि हमको समझना है कि एट्रोसिटी एक्ट। तब मैंने कहा क्या इस देश के आप मूल निवासी नहीं हो? स्वतंत्र भारत में आपके पुरखों लोगों ने क्या जंगल जमीन, पुरखों लोगों ने क्या जमीन नहीं दिए? या देश की आजादी में आपके लोगों ने खून नहीं बहाया? अगर बहाया है तो आपको भी चाहिए कि आपके प्रतिनिधित्व करने वालों को बोलिए भी हम भी इस देश के मालिक हैं, इस देश के मूल निवासी हैं, हमारे लिए भी छुआछूत जैसे कानून बनना चाहिए। ये बात क्यों नहीं करते आप? करना चाहिए। दूसरी बात मैंने रखा 170 का 165 का, बोले जिधर देखो आदिवासी की जमीन बात करते हैं। तो उनके लिए भी मैंने कहा जिस दिन जरूरत पड़ेगा मैं रोड की लड़ाई लड़ूंगा। और मैंने 2 परिणाम उनके 150 से भी ज्यादा 50 लोगों के साथ रोड में बैठ के उनको परिणाम दिलाया हूं, तब कहीं जाके वो लोग मानते हैं। 170 का नहीं मालूम उनको। आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासी ले रहे हैं, वैसे मैंने कहा कि भाई आपकी जमीन को तो कई लोग ले रहे हैं। अब बोलते हो कि भाई हमारे पास जमीन नहीं है, और ये आदिवासी बोलते हैं कि हमारे जमीन है। क्यों नहीं बोलेंगे भाई? हमारे दादाओं ने इस देश की आजादी में जन भी दिया, धन भी दिया, जमीन भी दिए, राज सत्ता भी विलय किए, इसलिए कानून बना है। नहीं तो नहीं बनता। ये बनवाते नहीं बनाते। लिखने वाले भी कई गलती की है। जो सबसे बड़ा अभी बोल रहे थे ना हम लोग कि गोंडी भाषा को कैसे इन्होंने नहीं लिखा, जिसको स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में एक बात कहते हैं कि गोंडवाना संस्कृति विश्व संस्कृति की जननी है। तो फिर लिखने वालों ने इस बात को क्यों भुला दिया कि 8वीं अनुसूची में भी गोंडी भाषा को दर्जा देना था? बताइए, कहीं तो है। इसलिए हम लोग कहते हैं ना कि झूठा है इतिहास, इसका शोध होना चाहिए। झूठा है इतिहास, इसका शोध होना चाहिए। हमें अपने इतिहास की रिक्तता का बोध होना चाहिए, रिक्तता का बोध होना चाहिए। ये इतिहास कहीं ना कहीं गलत लगता है। ये संवैधानिक व्यवस्था हमको मजबूर कर देते हैं इस बात को बोलने के लिए कि जब भाषावार राज्यों का गठन हो रहा था तब लिखने वालों ने क्यों भुला दिया भैया? जब भाषाओं को, 22 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का, राजकीय भाषा का दर्जा दिया जा रहा था तो पूरा देश में गोंडी को जाना जाता था, गोंडी भाषा बोला जाता था, तो फिर क्यों नहीं लिखा या क्यों दर्जा नहीं दिया गया? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारे लिए।
हम सब के लिए, शायद ये महासभा के लिए भी। साथियों, ये सारी चीजें अंदर में बहुत सारे बातें हैं, इसको माइक से ज्यादा बैठ के समझने की जरूरत है। और बैठ के हम तो सबको हम वेलकम किए, थोड़ा सा मैं याद रखूंगा, जैसे आपके यहाँ भी कई तो है, हमारे यहाँ भी नवनिर्माण गोंडवाना नवनिर्माण समाज युवाओं का संगठन चल रहा था, जो प्रहलाद विके थे फाउंडर मिला। अभी आप लोग बहुत सारे बधाई भी दिए, जो डीएसपी बनी है कामनी दुर्वे। ऐसी मंच में मैंने 3-4 जो युवाओं का संगठन है रायपुर में बैठक बुलाया और कहा कि हम युवाओं को बैठ के चर्चा करने की जरूरत है कि हमारा मिशन क्या होना चाहिए और मिशन का उद्देश्य क्या है, ये स्पष्ट होना चाहिए, ताकि हम युवाओं को क्या नहीं कर सके, डिस्टर्ब ना करें, या हमारा जो समाज है उसको हम ना तोड़ें। जो कभी गोंडी भाषा की बात करते थे, आज जय श्री राम की नारा लगाते हैं। बताइए, मैंने कहा ना कि राम उत्पगमन का विरोध हमने किया था, कांकेर में हमारे ऊपर मामला दर्ज हुआ है। 5th शेड्यूल के चलते हमने कई कामें किए हैं जिस पर मामला दर्ज हुआ है। रायगढ़ से मैं पेशी होकर सीधा इधर आ रहा हूँ, जहां पे प्लांट का विरोध किए थे और कलेक्टर घेराव किए थे। साथ में दादा आंदोलन का बड़ा खतरनाक आंदोलन रहा है। मोदी रावण दादा का जो आंदोलन है उसको राजनीतिक रूप देने का या राजनीतिक ताकत बनाने का अगर दादा हमारा काम नहीं करते, तो मुझे लगता है कि हम जिसको अभी नया नारा दिए, गोंडवाना का पीला पटका नहीं बनेगा, बोलना पड़ेगा, है ना? ठीक है, गोंडवाना का पीला पटका, यही स्टेप है, पहला स्टेप है जिसको हम नर्सरी बोलते हैं।